जैसा आपने कहा पेस्टिसाइड्स जहर है, अगर वाकई में जहर है तो क्या गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा कि इनको बैन कर दें? बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ जो है इस पे काम कर रही हैं, जब वो बताते हैं इस बारे में तो शायद हम लोग तो इतना जानते भी नहीं है जितना खतरनाक और भयावह चीज़ें वो पेश करते हैं। जैसे AQI आजकल अगर जहाँ आप बैठे हो दिल्ली NCR, जी तो यहाँ का 500 प्लस रहता है एवरेज AQI। तो इसको नॉर्मलाइज्ड करने के लिए कि 50 के नीचे आ जाए, आपको क्या लगता है क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? देखो इसमें क्या है कि वो तो है ही है कि आपको पेड़ों को भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी चीज़ सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। उसको लगता है इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड एक डंपिंग यार्ड बन चुका है कि जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्री कहीं नहीं ओपन हो रही होती वो लोग इंडिया में ओपन कर लेते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि परमिशंस मिल जाती हैं, यहाँ पे NOCs एकदम से मिल जाती हैं। जो 100 लोग आप जोड़ना चाह रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, आप उनका लाइफ स्टाइल क्या रहेगा, उनका डेली रूटीन क्या रहेगा? पहले तो 100 पीपल पे काम होगा, जब वो अपने आप को सही बनेंगे तो वो लोगों को बता पाएंगे। और ट्रेनिंग में SOPs क्या रहेंगे, क्या क्या उनको पॉइंट्स सिखाए जाएंगे? पहले तो लाइफस्टाइल, फिर उनको एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेसमैन भी बनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम आपसे शेयर करेंगे ललित शर्मा जी की जर्नी। ललित शर्मा जी ने अभी एक स्टार्टअप किया है ब्लिसफुल जर्नी ऑफ इंडिया के नाम से। तो उस स्टार्टअप में हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, कि इंडिया में आज के टाइम में आप देख रहे हो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, फूड पॉल्यूशन है। जैसे फूड में हम बहुत सारी खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, तो उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और वो किस तरीके से अवेयरनेस फैला रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेके और अपनी जर्नी को लेके और जो उनकी सोच है। तो मैं स्वागत करता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर ललित शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? फाइन सर। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो में। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि ब्लिसफुल इंडिया के नाम से आपने एक स्टार्टअप ब्लिसफुल किया, जर्नी ऑफ इंडिया। ब्लिसफुल जर्नी ऑफ इंडिया के नाम से आपने एक स्टार्टअप किया है। तो उसको स्टार्ट करने के पीछे कौन सी वजह थी? सर हेल्थ पे हम कुछ काम करना चाहते थे और हेल्थ पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि योगा पे काम कर रहे हैं, वेलनेस पे काम कर रहे हैं, आयुर्वेद को पकड़ के कोई बैठे हैं। तो हम चाह रहे थे कि एक ऐसा काम हो जो सच में हम लोग एक मेन चीज़ समझ पाएँ हेल्थ की, कि आखिर हेल्थ के पीछे रीज़न क्या है, ख़राब क्यों हो रही है। तो अगर आप देखा जाए तो मेन चीज़ें वही जो आप कह रहे थे कि फूड में अल्ट्रेशन है ना? वाटर आपका जो है वो आपका पॉल्यूटेड है। वाटर में भी आप जो चीज़ें पी रहे हैं, आपको ये नहीं पता उसका TDS लेवल क्या होना चाहिए, उसमें अल्कलाइनिटी है कि नहीं है। वो काफ़ी चीज़ें हैं जो चीज़ें लोगों को पता नहीं है। अब जी। जहाँ का पानी है वहाँ का पी रहे हैं, हम्म। ठीक है? उसी तरह से आपका जो एयर पॉल्यूशन है, तो वो तो हम खुद ही कर रहे हैं, कई तरह ऑब्वियस। से एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे सबको इसको दरकिनार कर रहे हैं सारे। लेकिन मेन चीज़ें आपको इस तरह से फिट रहिए, ये करिए, लेकिन अगर बेसिक ही आपका एटमॉस्फेयर ही खराब है, पानी ही खराब है, खाना ही खराब है, हवा ही खराब है, तो आप कितना दवाइयाँ ले लेंगे, कितना योगा कर लेंगे, मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें सही रहेंगी। और आने वाले फ्यूचर के लिए जो आपका भविष्य है या बच्चों का जो भविष्य है, जनरेशंस का भविष्य है, वो इस हिसाब से बहुत खतरे में आ जाएगा, अगर इन 3 बेसिक्स पे काम नहीं किया गया। लेकिन मेरा सवाल इस पर आपसे ये है जी। कि आपको लगता है कि भारत में अभी गुंजाइश है कि आप इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाएं और लोग मान जाएंगे? हम ना केवल अवेयर करेंगे लोगों को, हम इस पे काम भी करेंगे। एक्चुअल में क्या है सर, सबको पता है कि सदा सच बोलो, लेकिन कोई बोलता नहीं है। सबको पता है, सब सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनने तक सीमित है, लेकिन उस पे काम नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट को इस हिसाब से बनाएँगे क्योंकि क्या है कि हमारा एक मिशन है हेल्थ, वेल्थ एंड पीस। तो आप भी जानते ही हैं कि सबसे पहले तो निरोगी काया, उसके बिना कुछ नहीं होता। उसके बाद माया, जी। ठीक है जी? तो माया के बिना भी कुछ नहीं होता। तो कहीं न कहीं हमने इसमें दोनों पार्ट ऐड किए हैं, जो इस पे काम करेंगे, उनको भी कहीं न कहीं हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाएँगे जी। और जो लोग इससे जुड़ेंगे, उनको भी कहीं न कहीं बेनिफिट्स देंगे। तो हम लोग इसमें एक इस तरह से काम करेंगे कि लोगों को भी लगेगा हमारे फ़ायदे की चीज़ है और हमें करना है, और उनकी कमिटमेंट को इस लेवल पे लेके आएँगे कि उन्हें वो करना ही होगा। इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएँगे कि उनको वो कमिटेड होंगे, उनको वो करना पड़ेगा। लेकिन इसकी और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मैंने जब देखा कि अभी कई तरह के अभियान चले हैं, कोई सफाई का है, कोई चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो वो है नहीं वहाँ पे। आज अगर हम अपने मॉरल एजुकेशन की बात करें, हम बाकी सारी एजुकेशंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मॉरल एजुकेशन हमारी मतलब गायब होती जा रही है। जी। आज अगर आपका मोबाइल कहीं गिर जाए, किसी के हाथ लग जाए,
तो आपको 10% चांसेस है कि वापस मिलेगा, बल्कि वो भी नहीं, लोग ले जाएंगे आपको। जी। तो वो कहाँ है, मोरल एजुकेशन कहाँ है, जा रही है। ठीक है, आपके पास कोई चीज़ है, आपने खाया, पैकेट रखा, तो आप देखते होंगे इधर उधर फेंक देते हैं लोग। कहाँ, मॉरल एजुकेशन नहीं है, उनको नहीं पता कि उसको क्या करें। ना ही आपको डस्टबिन मिलेंगे जगह जगह रास्ते में, वहाँ पहले आप देखेंगे यार डस्टबिन कहाँ है, ढूंढने लग जाएंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं फेंक देंगे। जी। लेकिन वो भी तो किया जा सकता है कि आप उसको लपेट के अपने बैग में रखें और कहीं डालें, लेकिन वो सोच नहीं है, वो डेवलप नहीं की गई है सोच। हम कहाँ लगे हैं, ये करो वो करो, मेन बेसिक चीज पे हम नहीं है। तो ये चीजें अंदर होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम अधिकारों की बात करते हैं, अपनी ड्यूटीज की तरफ कोई भी अवेयर नहीं है। तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि ड्यूटीज की तरफ लोग अवेयर हो, उनके अंदर मोरल एजुकेशन आए और वो चीजें सीखें। आज आप देखो, अभी फूड अल्ट्रेशन की बात हो रही थी। अब मैं एक उत्पादक हूँ, सेब का उत्पादक हूँ या कोई दूसरी फसल उगाता हूँ, तो मेरी क्या सोच है कि मैं ये मेरे जो खेत हैं, ये मैं अपने फैमिली के लिए रख रहा हूँ, इसमें मैं कोई पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा जी। और दूसरों में मैं डट के डालूंगा, कलर्स डालना है, ये करना है, वो करना है, ये स्प्रे वो स्प्रे, वो हम कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि हम लोगों को तो जहर दे रहे हैं, खुद को हम बचा रहे हैं, लेकिन वो हमारी गलत फहमी कि हम खुद को बचा रहे हैं। आप क्या उत्पादन कर रहे हो, सेब या कोई दूसरी फसल, बाकी चीजें तो आप मार्केट से ले रहे हो ना, ऑब्वियस है। तो वो तो वही काम कर रहे हैं, आदान प्रदान तो हम जहर का ही कर रहे हैं। तो ये मॉरल एजुकेशन का अभाव है कि लोगों को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है अपनी, सिर्फ अपने अधिकारों की हम बात करते हैं। लेकिन जी। लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ही है, जैसे आपने कहा पेस्टिसाइड्स जहर है। जी। अगर वाकई में जहर है तो क्या गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा कि इनको बैन कर दें? बिल्कुल गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज जो है इस पे काम कर रही हैं, जब वो बताते हैं इस बारे में, तो शायद हम लोग तो इतना जानते भी नहीं है जितना खतरनाक और भयावह चीजें वो पेश करते हैं। बल्कि मेरी किसी प्रोफेसर से बात हो रही थी, जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसके जो खतरनाक जो रिजल्ट्स हैं, वो इतने खतरनाक तरीके से बताते हैं कि आप सुन भी नहीं सकते और आप यूज भी नहीं करोगे, लेकिन फिर भी यूज हो रहा है क्योंकि हमारे पास कई रीजन है उसके। क्योंकि हम इतनी पैदावार नहीं कर पाएंगे, धीरे से हमारा का ऑर्गेनिक पे जाना थोड़ा मतलब मुश्किल होगा। अगर हम लोग एकदम से जैविक खेती की तरफ जाएं और उत्पादन कम हो जाए तो भुखमरी जैसी हालत हो जाएगी। सही बात है। तो वो चीजें भी हैं, लेकिन अगर अब हम इस चीज को लेके चलेंगे तो दूसरी चीजें इतनी खतरनाक हो जाएंगी। 8 से 10 साल के अंदर देखिए आप, अभी WHO की रिपोर्ट, अदर सर्वे की रिपोर्ट देखिए, डायबिटीज के कितने पेशेंट इंडिया में होने वाले हैं। कैंसर एक खतरनाक रूप में 10 साल में, मेरे को नहीं लगता कि कोई और वायरस, कोरोना जैसा वायरस आपको मारेगा, वही सबसे खतरनाक बन जाएगा। हर घर में कोई ना कोई निकल के आएगा। तो वो स्थितियां क्यों बन रही हैं? हमारे खाने से, हमारे पोल्यूशन से। तो अब हमें इस पे काम करना होगा। गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ये भी देखी गई है कुछ कि हम कागजों में काफी काम हो रहा है, प्रैक्टिकली कोई भी नहीं हो रहा और लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वही बात के सदा सच बोलो, लोगों को पता है लेकिन सच कोई बोल नहीं रहा। अंदर से उसकी जो नियत है, इंटेंशन है, वो अभी उस लेवल पे नहीं गई। मैंने मोबाइल की बात की थी, कई देशों में ऐसा है कि आपका मोबाइल गुम हो जाएगा तो वो लोग आप अपने पास रखें या तो छुएंगे नहीं, वहीं पर रखेंगे या फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, उनकी ड्यूटी बन जाती है आपको वापस करना। तो अगर आपके पास कचरा है तो उनकी ड्यूटी है कि उस कचरे को वो कहीं इधर उधर ना फेंक के, कहीं मतलब ऐसी जगह फेंके जो इसके लिए बनी हुई है। हम लोग अभी नदियों को देख लो, उसमें प्लास्टिक डाल रहे हैं, उसमें कचरा डाल रहे हैं, घर से लेके आ रहे हैं। और मैंने कई जगह देखा है, ढेरों आपके अगल बगल में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें आप भी देखते होंगे। आप NCR में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो कितनी गंदगी है वहां। छोड़िए गांव में देखिए, कुछ इलाके ऐसे बनाए हुए हैं कि यहाँ पे हमने वो गंद फेंकना है, तो अपने घर का जितना भी वो कूड़ा करकट है वहां फेंक देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। वो प्लास्टिक जो धरती पे भी नहीं गलता, उसको हम ऐसा हवा में फेंक रहे हैं, पानी में फेंक रहे हैं, नदी में फेंक रहे हैं। हम अपने वो कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि हम अपने वो दोष निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, तो हम पानी में फेंक रहे हैं। तो वो तो हमारे ऊपर उल्टा चढ़ रहे हैं। सही बात है। मंदिरों में देखिए आप, कहीं पे तेल गिराया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वहां पैकेट वहीं फेंके जा रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर होनी चाहिए। तो एक ऐसी मुहिम हम पैदा करेंगे, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और भगवान की दया से नो डाउट हम सक्सेस भी रहेंगे कि हम लोगों में वो चीज अंदर से पैदा करें कि हमें इससे बचना है। उसके अलावा हम लोग इस पर अपना जैसे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता। अगर हमारे पूर्वज ये सोचते कि नहीं यार मेरे लिए तो एक पेड़ में आज लगाता हूँ, मेरे लिए तो किसी काम का नहीं है, नहीं, हमें आने वाली जनरेशन के लिए काम करना है। हर आदमी का ये धर्म होना चाहिए कि अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ लगाएं
और उसको पालें बच्चे की तरह, उसको पानी दे, उसको अपने सामने बड़ा होते हुए और अच्छा फलते-फूलते देखें। क्योंकि अगर वो कहीं लगा के फेंक देता है, वो नहीं चला, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई अच्छा योगदान है पर्यावरण के लिए। तो ये चीज़ें एक हर आदमी की एक ड्यूटी बनती है। ये मुझे समझ में आया, मैं चाहता हूँ कि औरों को भी समझ में आए और ये चीज़ हम डुप्लिकेट करें। जैसे AQI आजकल अगर जहाँ आप बैठे हो दिल्ली NCR, जी। तो यहाँ का 500 प्लस रहता है जी, एवरेज जी, AQI। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको नॉर्मलाइज्ड करने के लिए कि 50 के नीचे आ जाए, आपको क्या लगता है क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? देखो, इसमें क्या है कि वो तो है ही है कि आपको पेड़ों को भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी चीज़ें सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते, अभी आप एनसीआर दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पहाड़ों की भी अगर बात करें, तो वहाँ पे भी अंधाधुंध आधुनिकीकरण हो रहा है। देखो, हम मॉडर्न जो प्रोग्रेस है, उसके खिलाफ नहीं है, वो होना चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह से उन्नति की बात, प्रोग्रेस की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, उसको ये भी देख के चलना चाहिए गवर्नमेंट को ही नहीं, हर इंसान की ड्यूटी है कि उनको देखना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में ऐसा होना चाहिए कि हम उसके सॉल्यूशंस भी साथ-साथ में तैयार करें। उसको हम बाईपास नहीं कर सकते कि यहाँ से टनल निकलेगी, यहाँ से पहाड़ खोदे जाएँगे या यहाँ पे जो है ये काम किया जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ें डेवलप की जाएँगी, तो हम यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँगी, तो उसका जो सॉल्यूशंस है, उसको हम दरकिनार कर दें। उस पे बिल्कुल परफेक्टली सोचना पड़ेगा हमें। उस आपको पे हम लगता है लोग इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड एक डंपिंग यार्ड बन चुका है कि जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्री कहीं नहीं ओपन हो रही होती वो लोग इंडिया में ओपन कर लेते हैं? जी, बिल्कुल, क्योंकि परमिशंस मिल जाती हैं, यहाँ पे एनओसीज़ एकदम से मिल जाती हैं, तो वो तो आपको भी पता ही है किस तरह से हो रहा है सारा काम। पर ये खतरनाक प्रैक्टिसेज़ हैं, इसको रोकना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर आपने ये मुहिम चालू करी, तो कब तक इसको लागू करके पैन इंडिया और आप चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर पाओगे? देखो, मैं ध्रुव सर एक बात कहूँगा कि ये अकेले आदमी का काम नहीं है। हुँ, इसके लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मैं 100 लोगों का आह्वान करूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी लोग इस तरह से सोचते हैं हुँ, और इस पे काम करना चाहें, वो आएँ, मुझसे कॉन्टैक्ट करें। हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, जिसमें कि धन भी है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाएँगे क्योंकि एक अच्छा काम है। अगर हम इसी में अपना आजीविका देखें, करियर बनाएँ, तो बहुत अच्छी बात है। यंग लोग अगर आते हैं, तो हम लोग उसको एक अच्छा स्पेस दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच के चलें कि इसमें बहुत सारा पैसा बनाएँगे या हम झूठ बोल के या फिर टाइम पास करेंगे, अब जैसे चल रही हैं कागज़ी कार्रवाइयाँ होंगी, तो वो सब चीज़ें मैं चाहूँगा कि वो सोच वाले लोगों को मैं ना लूँगा और ना ही ऐसे लोग कॉन्टैक्ट करें। हमारा यही है कि सेम सोच जो मैं सोच के आज बैठा हूँ, जो मेरे अंदर बात आई है, वो सबके अंदर आए। अगर वो वैसे लोग हैं, तो मेरे पास 100 लोग आएँ, तो हम एक-एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। उसमें जो बहुत बेहतरीन काम करेंगे, उनको हम कंपनी में भी लेंगे और 100 लोग हमारे एक तरह के मेंबर्स होंगे कंपनी के। शर्मा जी जो प्रोजेक्ट आज आप प्लान कर रहे हो, आपने सुना होगा सद्गुरु के बारे में। जी, सद्गुरु ऑलरेडी सेव ट्री सेव सॉइल का अभियान चला चुके हैं। जी, वो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर चुके हैं और जी, सभी से एक ही गुजारिश करते हैं कि भैया पेड़ बचाओ और जी, सॉइल को बर्बाद होने से जी, बचाओ। जी, जी, ठीक है? जी। तो आपको क्या लगता है कि उनका क्या सक्सेस रेट रहा होगा और उनके अभियान का चलान जो कि ऑलरेडी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को हुँ, इन्फ्लुएंस करते हैं, हुँ, आध्यात्मिक गुरु हैं बहुत बड़े नामी राइट। और उनसे लोग प्रभावित होके भी बदल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मास ऑडियंस में। तो आप कैसे इस कठिन काम को कर पाओगे? जी, मैं जैसे आपने कहा सद्गुरु जी कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि सद्गुरु क्यों, हर किसी को करना चाहिए, आपको हुँ, करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। जब हम ये सोच लेके आएँगे, गली-गली में ये काम होना चाहिए, तो वो उस लेवल पे कर रहे हैं, उसी लेवल से वो आगे चला रहे हैं काम को। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये गली-गली में काम चले, छोटे से छोटा इंसान भी ये सोचे, अपना हुँ, छोटे-छोटे ग्रुप बनाएँ और नहीं कुछ तो सफाई की तरफ ध्यान दें। सही तो बात है। ये हर किसी का काम है, हम हर किसी की ये ड्यूटी है। एक सद्गुरु नहीं कई सद्गुरु पैदा होने चाहिए। कई लोग इसमें मिशन में आएँ, तभी मिलकर काम होगा। कहीं न कहीं तो होगा, कुछ न कुछ इफ़ेक्ट तो होगा। सद्गुरु काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं फ़र्क तो पड़ा होगा। जी। ठीक है सर? कोई भी चीज़ हम जब उसको मुहिम लेके चलते हैं, उसको अगर किसी के बेनिफिट के लिए है या ओवरऑल मासेस के बेनिफिट के लिए तो नेचुरली कहीं न कभी आज नहीं तो कल वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, देखो आपने जैसे बताया कि हेल्थ, वेल्थ और पीस पर आप काम कर रहे हैं। जी, जी। अब हेल्थ के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, वेल्थ को आप कैसे रेक्टिफ़ाई करोगे? जी, अगर हम इस
हेल्थ पे अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो कहीं न कहीं हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को लेके जाएँगे। उसमें जी। कुछ प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उस पे काम करेंगे। हुँ। तो जो आउटपुट आएगा वो हमारा वेल्थ हो गया। क्योंकि हम लोग उस पे मैं ये चाहूँगा कि हर कोई 100 के 100 लोग एक अपना एक एंटरप्रेन्योर तैयार करें। कोई और किस टाइप ऑर्गेनिक के पे काम करे, हुँ। किसी को वो डिपार्टमेंट दे देंगे, कोई अवेयरनेस का काम करे, कोई लोगों को काउंसलिंग का काम करे। हुँ। मतलब ओवरऑल हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे आपका फिजिकल हेल्थ है, उस पे और काम, कोई आयुर्वेदा पे काम करे। क्योंकि आजकल मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हम कई चीज़ें देख के चलते हैं कि नहीं यार मेरा आयुर्वेदा है, उसका एलोपैथ है, एलोपैथ में ये है, आयुर्वेद में वो है। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको हुँ, बताऊँ, आज अगर मॉडर्न साइंस एलोपैथ को लेके आई है तो उसको रिप्लेसमेंट नहीं है। सही बात सब है। जानते हैं उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। आयुर्वेद हमारा एक जीवन का एक पार्ट है, जो हुँ, हमारे प्राचीन इससे चलता आ रहा है। उसमें डिफरेंसेस कहाँ आ गए, जहाँ पे एलोपैथ की एंट्री हुई, हुँ, लोग उसकी प्रैक्टिसेस छोड़ गए हुँ, और वो जो प्रैक्टिस में नहीं आया, पिछले जो ज्ञान था, उसको भी हुँ, ठीक से डिकोड नहीं कर पाए और उसको लोगों ने सोचा नहीं इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा है, छोड़ो आयुर्वेद को। थोड़ा हुँ, आयुर्वेद को जो है अवॉइड किया गया। इस वजह से आज बहुत सारे लोग जो हैं आयुर्वेद को अच्छे ढंग से भी नहीं जानते। हुँ, लेकिन अब रिसर्चेज़ होने लगे हैं, गवर्नमेंट का भी ध्यान जाने लगा है। तो हम ये सब मान के चलें कि वेलनेस, आयुर्वेद जो है वो हमारी लाइफ़ का पार्ट है, हुँ, लेकिन अगर हम इसको रिप्लेसमेंट देखें एलोपैथ का तो नहीं हो सकता। हम एक कंबाइंड काम करके आगे बढ़ सकते हैं। एलोपैथ क्या है कि वो प्रूवन है, एविडेंस बेस्ड है, हुँ, तो वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। लेकिन आयुर्वेद अगर आप अपनाते हैं तो आप बीमार ही नहीं होंगे। तो ये चीज़ें समझनी है आपने, उसको मिलके काम करना है। दोनों प्रैक्टिशनर्स इस पे ध्यान दें और मिलके इसको आगे चलाएँ। तो मैं समझता हूँ कि नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, योगा, प्राणायाम, ये सब टूल्स जो हैं, वो एक अल्टरनेट साइंस है हेल्थ की, जो हम आगे बढ़ा सकते तो अब हैं। जैसे आपने कहा आयुर्वेद आप प्रमोट करेंगे आगे चल के, नहीं, एक चीज़ नहीं, मैंने सब चीज़ें बताई हैं। सब चीज़ें सब चीज़ें, एलोपैथ भी करें। हाँ, हर आदमी को कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अब हुँ, ऑर्गेनिक पे कोई काम कर रहा है, तो एक का काम होगा कि वो धीरे-धीरे एक-एक गाँव को परिवर्तित करे। हुँ, उनको समझाए, उनको बताए कि चलो पहले 1-2 खेतों से शुरू करो, ठीक है? उसमें परिवर्तन लाओ। हुँ, अब जैविक खेती में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ऑब्वियस है। तो उस पे हम मोटिवेट करें लोगों को हुँ, और धीरे-धीरे लोगों को समझाएँ, क्योंकि यार आने वाले समय में तुम्हारा खतरा है, जीवन का खतरा है, तुम्हारी जनरेशन के लिए खतरा है। लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर मेनली जो रहते हैं फार्मर्स उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडिया में तो जी, आपको पता ही है कि लो क्वालिटी फूड ज़्यादा बिकता है एज़ बिल्कुल, कम्पेयर टू बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो भी क्वालिटी है उसको फॉरेन में भेज देते हैं और जो हमारा यहाँ पे, चलो लोगों की डिमांड ही वही रहती है कि हुँ, यार लो प्राइस में कुछ मिल जाए। तो थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज करने की बात है और जैसे-जैसे हर कोई काम करेगा तो रेट भी थोड़ा-सा कम आएँगे, जो आज हाई जा रहे हैं। तो लोगों को देखना होगा, तभी मैंने कहा कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि अपने देश के लिए सोचें। हमारे लिए ये नहीं है कि हमारा देश, हम तो पूरे वर्ल्ड में चाहेंगे कि इस तरह की मुहिम हो, लेकिन लोग हमारे से ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। वर्ल्ड लेवल पे ये काम हो रहा है। हमारे देश में ही ये काम थोड़ा पीछे चला चल रहा है हुँ। अभी। नहीं वो सर किसी ने कहा भी है कि जो आप कार और एसी को लग्ज़री समझ रहे हो, वो एक्चुअल बिल्कुल, में लग्ज़री नहीं है। साफ पेट और सुखी नींद आपकी असली लग्ज़री है बिल्कुल, बिल्कुल। और तो जिस ये पर चीज़ें हमारा ध्यान कम है। नेचुरली इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। लोग जो हाँ, लग्ज़री की तरफ जा रहे हैं, वो आपको बीमारी दे रहा है, ऑब्वियस है। वो बीमारी दे रहा अगर आप है। आराम से सो पा रहे हो और आपका सुबह पेट साफ हो पा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज़ अ ट्रू लग्ज़री। दैट इज़ ट्रू लग्ज़री। वो तो है, अच्छा, आज के टाइम में आपने देखा है स्ट्रेस भी एक बीमारी बन गई है। बिल्कुल। ये एक पैंडेमिक के रूप में भी आने वाला है। हुँ, अगर इसी तरह से चलता रहा, इसमें क्या है सर कि एक तो रिलेशनशिप भी है, ईगो भी है इंसान की, सबसे बड़ी हुँ, कारण तो ईगो है, हुँ, कि हम सेटल नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। अगर मुझे आपसे नाराज़गी है, तो उसमें पीछे कहीं न कहीं ईगो है। हुँ, हम उसको सेटल करने के बजाय उसको खराब करने की तरफ जाते हैं। जी। दूसरा क्या, हम छोटी-छोटी चीज़ों को प्रेशर ले लेते हैं। हमारा माइंडसेट ये नहीं है कि हम उससे उभरने की सोचें, हुँ, हम उसको खराब करने की तरफ जाते हैं। तो कहीं न कहीं डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस, जिस चीज़ को हमें प्ले वे में लेना चाहिए, कोई संघर्ष है आपके जीवन में, कोई आपके जीवन में किसी तरह का कोई स्ट्रगल आया है, तो उसको आपको प्ले वे में लेना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया में है, अगर हम आए हैं, तो इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। 8.3 बिलियन स्पीशीज़ हैं, हुँ, तो इतना अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो आप एक रोल प्ले करने आए हैं, आप एक रोल प्ले करें और आप जो है, अगर हल्के में, अभी मेरे और आपका पॉडकास्ट चल रहा है, हमें पता है ये शूट हो रहा है, हुँ, ठीक है सर। लेकिन अगर हम इसको सीरियस मान के चलें, बहुत ही सीरियसली ले लें, तो हम एक एक्ट करने आए हैं। हम ऑब्वियस। बेहतरीन से बेहतरीन एक्ट करें, बेहतरीन अपने आप को जीवन को ढालें। तो अगर कुछ हो भी गया तो क्या हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया? क्या चीज़ हो जाएगी?
इस चीज़ को हम इतने दिमाग में ले लेते हैं, प्यार में हो ये चीज़ हो गई, पैसे का कर्जा बढ़ गया, क्या हो जाएगा दादा, क्या हो जाएगा? फाइनली सोचिए, मेरे पिताजी कहा करते थे कि फाइनली हो क्या जाएगा? गला कट जाएगा, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी सोच उतनी लेवल पे जाएगी तो आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं रहेगा, कोई डर ही नहीं रहेगा। तो ये स्ट्रेस हम जो लेते हैं, ये स्ट्रेस हम धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि बच्चों पे भी स्ट्रेस डाल रहे हैं हम लोग, और इसको मेंटल हेल्थ को हम साइड कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हम खाली मोटिवेशन से भी नहीं, कहीं न कहीं इसमें फूड का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम जो खा रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है, वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करता है। किसी ने कहा सर फास्ट फूड जो है वो स्लो डेथ है। नेचुरली स्लो डेथ है। मैं ये समझता हूँ, आप किसी बड़े-बड़े नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जाइए वहाँ पे और स्नैक्स देखिए कितने फास्ट बिक रहे हैं, और हमारा जो इंडियन फूड है कितना स्लो बिकता है। और एकदम से नंबरिंग आती है और कितना वो चार्ज कर रहे हैं, आप कितने-कितने चार्जेज़ लगा रहे हैं, कितना पैसा हम फूँक के आते हैं। अगर आप नॉर्मल बैठ रहे हैं, ₹1000 तो आपको ऐसे ही लग जाता है। वो किस लिए? आप बीमारी पैदा कर रहे हैं अपने अंदर। तो वो एक सोच है कि हमें डेवलप करनी है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने ये मुहिम स्टार्ट करी है, तो आपने ये किसी डर से करी है या किसी परिवेश के लिए करी है? नहीं, हम ये देख रहे थे कि डर भी नहीं है, डर हाँ, डर है भी, क्योंकि फ्यूचर को लेके डर है। आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, जी। ये हमें हल्का-सा मुझे महसूस हुआ था। मैंने देखा था कि 1-2 बीमारियाँ पहले बहुत मुश्किल से सुनने को मिलती थी, लेकिन अब ये कॉमन हो चुका है। आए दिन सुनने को मिलती है। तो ये लगने लगा कि इसके पीछे जो रीज़न है सबको पता है क्या रीज़न है, लेकिन इस पे फिर भी कोई काम नहीं कर रहा है। हैरानी की बात तो है कि सबको पता है कि आने वाले समय में ये बॉम्ब की तरह फटेगा, वायरस की तरह फटेगा, लेकिन कोई इस पे काम नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा डर भी था इस चीज़ को लेके, और ये अंदर से पैदा हुआ, चाहे भगवान की कोई ऊपर से कोई इंडिकेशन होगी कि हम इस तरफ जाएँ, इस तरफ काम करें। अच्छा, थोड़ा-सा हम पास्ट में जाते हैं। जी। आपसे तो अजीब ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी। आपको क्या लगता है कि हमारे से पहले वाली जनरेशन है जो 80s बॉर्न थे या 90s बॉर्न थे स्टार्टिंग के, उन्होंने ऐसा क्या स्टेप लिया होगा जो आज हम इतना फील फ्री कर रहे हैं और ऐसी मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं? हमारे लिए उन्होंने क्या स्टेप लिए होंगे? देखो, हर तरह के लोग थे, कुछ तो ऐसे थे जो अपने लिए जिए, कुछ लोग तब भी थे जो समाज सुधारक थे। उन्होंने पेड़ लगाए, उन्होंने सफाई के अभियान चलाए, उन्होंने फूड्स को किस तरह से लेना है, किस तरह से नहीं लेना है, हर चीज़ पे काम किया है। तभी आज हम भी कहीं न कहीं सेफ साइड हैं। अगर एकदम से डिस्ट्रक्शन करते, डिज़ास्टर लाते, तो फिर अभी तक खराब हो जाता सारा काम। लेकिन हाँ, अब थोड़ा-सा ये है कि अब हर किसी को अवेयर होने का समय आ गया है। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि कोई कुछ एक पर्टिकुलर लोग का इस पे काम करें, अब हर किसी को इसमें अवेयर होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। जो 100 लोग आप जोड़ना चाह रहे हो अपनी जी। ऑर्गेनाइजेशन से, आप उनका लाइफ़स्टाइल क्या रहेगा? उनका डेली रूटीन क्या रहेगा? उस पे भी हम काम करेंगे। सबसे पहले तो उन पे काम करेंगे, क्योंकि वो भी तो रॉ हैं, ऑब्वियसली। ठीक है? हम खुद पे काम करेंगे क्योंकि हम भी लर्निंग प्रोसेस में हैं। हुँ। हम लर्निंग तो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा। तो पहले तो 100 पीपल पे काम होगा। जब वो अपने आप को सही बनेंगे, तो वो लोगों को बता पाएँगे। इसके लिए एक ट्रेनिंग है, उसमें हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे। उनका ठीक है। लाइफ़स्टाइल क्या रहे, वो क्योंकि एक रोल मॉडल बनना है उनको। उनको तभी तो वो लोग बता पाएँगे कि क्या चेंजेज़ आए हैं, ऑब्वियस है। ठीक है? उन्होंने स्ट्रेस फ्री भी रहना है, हुँ। और वो सब चीज़ें करनी है। यही एक चीज़ है कि मुहिम है कि हम लोग जो हैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को तैयार करें कि हमें लगे कि पहले 100 लोगों को हमने बदला है। तो उनको जुड़ने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह रखी हुई है आपने? नेचुरली होगा, एंटरप्रेन्योर बनने हैं, कल को हम अपनी ब्लिसफुल जर्नी ऑफ इंडिया का पार्ट बनाएँगे उनको, तो उसमें वो भी इन्वॉल्व रहेगा। और ट्रेनिंग में एसओपीज़ क्या रहेंगे? क्या-क्या उनको पॉइंट्स सिखाए जाएँगे? पहले तो लाइफ़स्टाइल, हुँ। फिर उनको एंटरप्रेन्योर के लिए बिज़नेसमैन भी बनाया जाएगा, हुँ। ठीक है? और उनकी मॉरल एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो तो हम स्किप नहीं करेंगे। मॉरल एजुकेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर नियति नहीं है इंसान की तो कुछ गड़बड़ करेगा कल को। एंड इज देयर एनी टाइम पीरियड कि वो ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा? हम तो देखो, ट्रेनिंग तो ज़िंदगी भर चलेगी, लेकिन 2 इयर्स का रहेगा। इसमें वो अर्निंग भी करेंगे, और मैं तो कहूँगा कि इन लैक्स में, इन सीआर्स में भी कर सकते हैं, और उनके इंटर्नशिप भी होगी। जगह-जगह हम उनको मतलब उनको सिखाएँगे कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या काम कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको एक सेल्समैन भी बनना है, उनको एक लीडर भी बनना है, उनको एंटरप्रेन्योर भी बनना है, डायरेक्टर भी बनना है, तो उनके अंदर हर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर उनको काउंसलिंग करना है तो उनको 1 टू 1 काउंसलिंग भी करनी है, सेमिनार्स पे भी काम करना है। तो वो उन सब चीज़ के लिए प्रिपेयर करिए।
तो दोस्तों अगर आप कोई सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल देख रहे हैं या आप ब्लिसफुल जर्नी ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, ललित शर्मा जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में अभी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स और ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का लिंक भी। और आप शुरू कर सकते हैं, एक नए भारत की शुरुआत कर सकते हैं। मोरल वैल्यूज़ पे काम करना है, एथिक्स पे काम करना है। अभी हमें बहुत जगह काम करना है और एक तिनके से शुरुआत होती है, एक चिंगारी से शुरुआत होती है और वो चिंगारी आज लग गई है इस स्टूडियो में, इस पॉडकास्ट के थ्रू। जो भी ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है, पहले तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बाकी जुड़ने के लिए आप ललित शर्मा जी से संपर्क करें। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। जी, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।